साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस और स्टैटिक जीके की बात करूंगा। और ये वो टॉप एमसीक्यूज़ होंगे इस क्लास में जो कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, या तो ये जो एसएससी जीडी 2025 में परीक्षा होनी है, इस परीक्षा में इनके आने की पूरी संभावना है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, 5वीं क्लास है इस जीडी 25 के लिए, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। उम्मीद है कि शुरू की 4 क्लासेस आपने देख ली होंगी और ये 5वीं क्लास भी उतनी ही महत्वपूर्ण साबित होगी। कंटेंट की बात करेंगे तो सारे कंटेंट पहले की तरह होंगे। पूरे जो है संपूर्ण जीके जीएस और स्टैटिक जीके को कवर किया गया है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खेल खिलाड़ी, इस तरह से आप देखेंगे। फोक डांसेस, त्यौहार, योजनाएं, जनगणना, राजधानी व मुद्रा, करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस होंगे इसमें। और भारत और विश्व में प्रथम पुस्तकें एवं लेखकों से होंगे, चक्रवातों से। इस तरह से सारा जीके जीएस और स्टैटिक जीके कवर किया गया है और उम्मीद है कि आपको यह बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो पहले तो याद रखें कि दशराग्य की जो है युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है और ये ऋग्वेद में उल्लेख है इसका। और किस नदी के तट पर हुआ था? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड द दशराग्य वार मेंशन्ड इन द ऋग्वेद टेक प्लेस? तो ऋग्वेद में वर्णित है और ये परुष्णी नदी पर हुआ था कि वितस्ता नदी पर हुआ था, या विपाशा पर हुआ था, और या अस्किनी नदी पर हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये परशुणी नदी पर हुआ था ये युद्ध। देखिए इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है। दशराग्य युद्ध इसे इसलिए कहा जाता है कि यह 10 राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था, बल्कि आप ये समझिए कि 10 राजाओं ने मिलकर भरत जन के विरुद्ध यह युद्ध लड़ा था। और भरत जन के जो राजा थे, जो सम्राट थे, वो सुदास नाम था उनका, और इनके विरुद्ध 10 राजाओं ने युद्ध लड़ा, इसीलिए इसे दशराग्य युद्ध कहा जाता है। प्रश्न ये भी हो सकता है कि 10 राजाओं द्वारा युद्ध लड़ा गया किस नदी पर, तो आप वही दशराग्य युद्ध ही समझेंगे। भरत जन यानी जन माने क्या होता है कि कबीले यानी समूह, तो भरत समूह के लोग, तो भरत इसमें विजयी हुए, भरत जन के लोग, और इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत जन के पुरोहित जो थे वो वशिष्ठ थे। ये भी प्रश्न आता है, याद रखिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप जो पॉइंट्स सब देख रहे हैं ये प्रश्न हैं, याद रखिए। इन प्रश्नों को, इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए, ये परीक्षा में आ चुके हैं। 10 जो राजा थे उनके पुरोहित थे विश्वामित्र, और भरत के पुरोहित जो थे वशिष्ठ थे। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि वर्णन ग्रंथों में मिलता है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच भी युद्ध हुए थे। तो ये दोनों गुरु थे इन जनों के। एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख, ये इम्पोर्टेंट अभिलेख है, और इसमें वैदिक देवताओं के मिलने की सूचना मिलती है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ये देवता बोगज कोई अभिलेख में मिलते हैं, जो कि एशिया माइनर में मिला है। ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह नहीं थे, याद रखिएगा, इनका अभाव था, यानी ये प्रथाएं बाद में आई हैं। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। और संस्कारों की बात करें कि 16 संस्कार हैं, इसको खोडश संस्कार या षोडश संस्कार भी कहते हैं। ऋग्वेद और ईरान के ग्रंथ अवेस्ता, तो ऋग्वेद भारत का और ईरान का ग्रंथ जो अवेस्ता है, इसमें काफ़ी समानताएं मिलती हैं, और इस आधार पर बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि जो आर्य लोग थे वो कहाँ से आए? ईरान से आए। सरस्वती नदी और दृषद्वती नदियों के बीच का जो प्रदेश है उसे ब्रह्मावर्त प्रदेश कहा जाता है, और यह मनुस्मृति में वर्णन इसका किया गया है।
भारोपी यानी भारतीय और यूरोपीय भाषा जो परिवार है, इसकी सबसे प्राचीन भाषा यानी प्राचीनतम भाषा कौन है? संस्कृत है। इसको याद रखिएगा, सबसे प्राचीनतम यानी प्राचीन भाषा यानी सबसे प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत है। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न के उत्तर के सापेक्ष आप इतने ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर, यानी आप मान लीजिए कि 10 से 15 मिनिमम 15 प्रश्नों के उत्तर आपने इसमें देख लिए। इसलिए आपको बिल्कुल यह समझना होगा कि जो क्लासेस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ध्यान से देखिए और इन क्लासेस को यदि आप समझते हैं कि ये आपके लिए अच्छी हैं और बेनिफिशियल साबित होंगी तो निश्चित है इसको लाइक करिए, शेयर करिए अन्य बच्चों के साथ, और चैनल समाधान द सॉल्यूशन है इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दूसरा प्रश्न, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ये प्रश्न कई बार आया है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लैक बॉक्स ऑफ द एरोप्लेन? तो ये कलर देख रहे हैं कौन सा है? ऑरेंज है, नारंगी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये ब्लैक बॉक्स का ही चित्र है तो ये नारंगी कलर का होता है, याद रखिए। ब्लैक बॉक्स में के ब्लैक से मत आप जो है इसके हो जाइएगा कि ब्लैक बॉक्स है तो ये जो है ब्लैक ही इसका कलर होगा। तो ब्लैक शब्द से भ्रम न हो ब्लैक का, याद रखिए ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी कलर का। जहाज में लगाने का उद्देश्य इसका है एक्सीडेंट होने पर उसके कारण का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है जब एक्सीडेंट होता है। उसी में जो रिकॉर्डिंग चीज होती हैं अंतिम मिनट्स की, अंतिम घंटे की, वो पूरी रिकॉर्डिंग उससे पता चल जाती हैं और वो सुरक्षित रहता है। HAL HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये बेंगलुरु में है। वायुयानों का उत्पादन यहाँ पर होता है। ब्लैक होल का सिद्धांत, देखिए ब्लैक बॉक्स की बात की गई थी तो ब्लैक होल का सिद्धांत आप जाने रहिए क्या है कि ब्लैक होल का सिद्धांत जो है एस चंद्रशेखर, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की, इसका प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि सभी तारों का एक निश्चित उम्र होती है तारों की, और वो मृत हो जाते हैं, उसके मर जाते हैं। तो मृत होने के पूर्व जो तारा है वो पूर्ण रूप से लाल हो जाता है, जिसे रेड जायंट कहते हैं। और ये जो रेड जायंट होने की जो सीमा है इसे चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। और इसी सिद्धांत को देने के बाद इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? हेनरिक हर्ट्ज जो है ने इसको दिया। और प्रकाश विद्युत प्रभाव पर E=mc² की बात की आइंस्टीन ने, और इसी पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला। दाब का नियम जो है पास्कल ने दिया, और शीतलता का नियम न्यूटन ने दिया। ये दोनों याद रखिए, विज्ञान का बढ़िया प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे, सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के, सही है। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मैडम क्यूरी, दूरबीन की खोज मैडम क्यूरी ने कहाँ की थी? मैडम क्यूरी ने बात की थी रेडियम का पृथक्करण की। तो दूरबीन की खोज किसने की थी? दूरबीन गैलीलियो दूरबीन रचाया। सो गैलीलियो दूरबीन का आविष्कारक था, मैडम क्यूरी नहीं। सो डी ऑप्शन सही है। मैडम क्यूरी ने रेडियम का पृथक्करण की बात की। आइए देखते हैं कि ये कुछ आविष्कारक जो महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा के में आए हुए हैं और आते हैं। दूरबीन गैलीलियो, टेलीफोन ग्राहम बेल इसके आविष्कारक थे। गैस का इंजन डेमलर ने बनाया। रिवॉल्वर को जो कोल्ट ने बनाया। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, आप जानते हैं। डायनमो फैराडे। जेम्स वाट ने भाप का इंजन, वाष्प का इंजन बनाया। टेलीविज़न जेल बेयर्ड। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, इन्हीं के नाम पर इसका नाम डीजल इंजन रखा गया। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार इन्हीं के नाम पे रखा गया। और बैरोमीटर टॉरिसेली। तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखें। नेक्स्ट है, चौथा प्रश्न है,
हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट वाज। देखिए, फर्स्ट जो मुस्लिम था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, बल्कि फारसी में अनुवाद बहुत सारे ग्रंथों का करवाया, इट वाज कौन? दारा शिकोह। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। दारा शिकोह जो है वो शाहजहां के 4 पुत्रों में से सबसे बड़ा था। फारसी जो है की बात करें तो ये मुगलों की सरकारी भाषा थी। ये प्रश्न आता है कि मुगलों की सरकारी भाषा कौन सी थी। भगवत गीता, योग वशिष्ठ आदि का फारसी में अनुवाद करवाया और वेदों का संकलन करवाया। 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया और इस फारसी अनुवाद को सिर्रे अकबर का नाम दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाभारत का फारसी अनुवाद जो है रज्जनामा कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और ये बदायूनी द्वारा करवाया गया था। रामायण का फारसी अनुवाद ये भी बदायूनी द्वारा ही करवाया गया था। अथर्ववेद का जो है फारसी, ये सब फारसी अनुवाद की बात हो रही है। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने करवाया अथर्ववेद का फारसी अनुवाद। गणित ग्रंथ जो है लीलावती महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह फैजी ने करवाया इसका। भागवत पुराण का फारसी अनुवाद की बात करें तो राजा टोडरमल ने करवाया। तुजुके बाबरी अब्दुल रहीम खान खाना ने और हितोपदेश को ताजुल माली ने करवाया। ये सब फारसी अनुवाद की बात हो रही है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की बात करें तो ये औरंगजेब के शासनकाल में यह कृतियां हुई थी। 5वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल द प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की जैसे ही बात आए तो तुरंत आप आर्टिकल 40 याद रखिए। ग्राम पंचायत आर्टिकल 40, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ और आर्टिकल्स देखिए। अनुच्छेद जो है 39 को यानी 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देने की बात कही गई है इसमें। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता, खूब इसकी बात होती है, इंपॉर्टेंट है। 48 कृषि एवं पशुपालन, आर्टिकल 48A यानी क पर्यावरण संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, इसमें अलग अलग दोनों की शक्तियों की बात की गई है। अनुच्छेद 51 विदेश नीति, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये इंपॉर्टेंट है, आता है परीक्षा में, याद रखिए। नेक्स्ट 6वां प्रश्न है और महत्वपूर्ण है। किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? विच प्लेयर इज नोन एज द ढींग एक्सप्रेस? दिस बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण खेलों के लिए यह लड़की कौन? हिमा दास। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। मिल्खा सिंह की बात करें, ये कुछ नाम हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ये उपनाम हैं जो कि परीक्षा में आते हैं खिलाड़ियों के। तो मिल्खा सिंह का उपनाम है फ्लाइंग सिख, पीटी उषा उड़न परी, लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी को चेन्नई एक्सप्रेस कहा जाता है। नादिया एक्सप्रेस झूलन गोस्वामी, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मैरी कॉम सुपर मॉम, शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस और पेले को ब्लैक पर्ल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें याद रखें। 7वां प्रश्न, निम्न घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई है? सबसे अंत में तो हैपेंड इन द लास्ट की बात कर रहे हैं। तो गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह की फांसी, कांग्रेस का कराची अधिवेशन और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सब आसपास हुए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सबसे अंत में ये हुई घटना और इसमें गांधी जी जो है यहाँ जाने के लिए तैयार हुए थे और ये एकमात्र प्रतिनिधि थे किसके? कांग्रेस के, इसमें भाग लेने वाले सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो ये सबसे अंत में हुई थी। तिथियां देख लीजिए कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, सब 1931 की घटनाएं हैं। भगत सिंह को फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 31 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को इंग्लैंड में संपन्न हुआ और यह एकमात्र सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, बाकी 2 में भाग नहीं लिया था।
चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और इसी से महात्मा गांधी को ख्याति मिली। और याद रखिए, इसी सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी सबसे पहले। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ, जिसमें गांधी जी ने आंदोलन, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ, 1930 में हुआ। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह से यह विख्यात है इसका नाम। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में संपन्न हुआ था, जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई इत्यादि ये इस शब्द से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है लोसांग उत्सव। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आया है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। किस प्रदेश में मनाया जाता है लोसांग उत्सव? ये जो फेस्टिवल्स हैं ये प्रदेशों से जुड़ाव इनका होता है, और प्रश्न आता है किस प्रदेश से इस फेस्टिवल का जुड़ाव है। कभी कभी ये आ जाता है कि इस फेस्टिवल का जुड़ाव किस जनजाति से है, तो आप ज़्यादातर राज्यों से जुड़ाव आता है, तो किस राज्य से है लोसांग उत्सव। लोसांग कहाँ मनाया जाता है? तो यह महत्वपूर्ण त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिक्किम। कृषकों के नए वर्ष के प्रारंभ के उपलक्ष्य में है ये मनाया जाता है। फसल कटाई के समय भोटिया व लेप्चा समुदाय द्वारा, देखिए इसके द्वारा मनाया जाता है, ये भी प्रश्न आता है। सिक्किम के अन्य त्यौहार जो है बुमचू है, महत्वपूर्ण है। और जो लोसर पर्व है, लोसर पर्व है तिब्बती नववर्ष का प्रारंभ है, ये भी महत्वपूर्ण है, और इसको भी बिल्कुल याद रखिए, प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। वेयर आर द कार्डिमम हिल्स लोकेटेड? तो देखिए कार्डिमम हिल्स जबकि बात करें, कुछ एकदम इनको याद रखिए, तमिलनाडु में स्थित है। और ये जब भारत के मैप को देखेंगे, ये है कार्डिमम, ये तो तमिलनाडु एकदम भारत के दक्षिण में स्थित हैं ये हिल्स। इनकी और बात कर लेते हैं। यह भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, आपने देखा चित्र में। इलायची कार्डिमम की पहाड़ियाँ तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम एवं केरल के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित हैं, दोनों की सीमा पर हैं, ये याद रखिए। तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम और केरल के दक्षिण पूर्वी भाग में। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, ये क्रम पूछता है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहला जो है पश्चिम रहेगा, उसके बाद पूर्व की ओर बढ़ता जाएगा। तो सबसे पश्चिम में सतपुड़ा, फिर महादेव मैकाल, और फिर छोटा नागपुर। ये महादेव पहाड़ियाँ, फिर मैकाल, फिर पर्वत, फिर छोटा नागपुर। इस तरह से ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे। उत्तर से दक्षिण क्रम में देखें तो केटू कश्मीर में है, नंदा देवी उत्तराखंड, डोडा बेटा तमिलनाडु में है, और अनाईमुडी केरल में। ये उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है, नॉट करेक्टली मैच्ड को। तो बांदीपुर कर्नाटक, ये तो बिल्कुल सही है। राजाजी उत्तराखंड सही है। सिमलीपाल उड़ीसा, ये भी सही है। सो पिनवैली इज राइट आंसर, क्योंकि पिनवैली जम्मू कश्मीर नहीं है, यह है हिमाचल प्रदेश में। तो पिनवैली इज द राइट आंसर, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में है। कुछ और देखिए जो महत्वपूर्ण ये हैं पॉइंट्स हैं। अभयारण्य या नेशनल पार्क्स, दाचीगाम ये जम्मू कश्मीर में है नेशनल पार्क। मानस वन्यजीव अभयारण्य ये असम में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जो, तो ये जो है एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। जीवाश्म नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। गिर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इन सबको 1-2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। पेरियार, चिनार, परम्बिकुलम व अगस्त्य मलाई ये वन्यजीव अभयारण्य हैं, और ये सब कहाँ हैं? केरल में है। रास द्वीप राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान एवं निकोबार
द्वीप समूह में है। और येलो स्टोन नेशनल पार्क ये USA अमेरिका। तो इतने महत्वपूर्ण पार्कों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में बचत में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू सेविंग इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा देखिए घरेलू क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और निगम क्षेत्र में ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। डोमेस्टिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेविंग्स आती हैं। बचत में योगदान है लगभग 20% घरेलू क्षेत्र का और बाकी अन्य का। क्षेत्रवार बचत की बात करें तो अवरोही क्रम, यानी सबसे ज़्यादा घरेलू क्षेत्र, फिर निजी क्षेत्र, फिर निजी निगम क्षेत्र, फिर सार्वजनिक क्षेत्र, इस तरह से है। सबसे ज़्यादा घरेलू क्षेत्र, सबसे कम इधर। राष्ट्रीय आय में योगदान यदि देखें अवरोही क्रम में तो सबसे ज़्यादा टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, देन सेकेंडरी और देन प्राथमिक क्षेत्र। 52% है तृतीयक यानी सर्विस सेक्टर का, फिर 30% जो है सेकेंडरी का और 18 प्राइमरी का। और आप जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कृषि एवं एलाइड जो है उद्योग आते हैं, जैसे फिशरीज है और मुर्गी पालन है, सुअर पालन है, ये सब ये प्राइमरी में है, प्राथमिक में। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? इसमें सारे उद्योग आते हैं, लघु से लेके बड़े उद्योगों तक द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीयक यानी टर्सरी सेक्टर में सेवाएं आती हैं, और इन सेवाओं में बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सारी सेवाएं हैं। टेलीकम्युनिकेशन हो गया, टेलीफोन वगैरह, दूरसंचार, ये सारी चीज़ें यहाँ से तृतीय क्षेत्र में आएंगी। तो सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र का योगदान, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक का है। लेकिन रोजगार में योगदान देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक का है। प्राथमिक से पैसा सबसे कम आता है, लेकिन सबसे अधिक रोजगार परक जो है वो प्राथमिक क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ जो है प्राथमिक क्षेत्र जो है यहाँ यंत्रीकरण का, यंत्रों का कम उपयोग है, श्रम का ज़्यादा, लेबर्स का ज़्यादा। देन तृतीयक है टर्सरी, और अंत में द्वितीय क्षेत्र से 44% रोजगार प्राथमिक में, 31% टर्सरी में यानी सेवा क्षेत्र में, और 25% द्वितीयक में। सबसे कम द्वितीयक में है, यानी जो उद्योगों में सबसे कम इसलिए है क्योंकि यहाँ यंत्रों का प्रयोग अधिक होता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव क्या है? तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? क्या उर्वरक है? तो उर्वरक तो भी है, सिंचाई सुविधाएं भी हैं, बीज भी है, कृषि यंत्र, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। बट ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हाई यील्डिंग जो सीड्स आए हैं, अधिक उत्पादकता वाले बीज, इन्होंने क्रांति लाई उत्पादन में। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हाई क्वालिटी सीड्स या हाई यील्डिंग सीड्स हैं। अन्य अवयव जो बात करें तो रासायनिक उर्वरक भी महत्वपूर्ण है, कीटनाशकों का भी योगदान है, कृषि में यंत्रीकरण इत्यादि का योगदान है। हरित क्रांति की बात करें भारत में तो 1966-67 में आई। प्रणेता इसके MS स्वामीनाथन हैं, जो कि कृषि वैज्ञानिक थे। जन्मदाता की बात करें विश्व स्तर पर तो नॉर्मन बोरलॉग थे। मेक्सिको में इन्होंने गेहूं के नए बीज की खोज की, और नए बीजों ने गेहूं के उत्पादन में ज़बरदस्त क्रांति लाई, इसलिए इनको नॉर्मन बोरलॉग को प्रणेता कहा जाए। नॉर्मन बोरलॉग। इनका 5 फसलों पर प्रभाव पड़ा भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का। सबसे ज़्यादा गेहूं, देन धान, फिर ज्वार, बाजरा और मक्का, इन 5 पे। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा इन ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पड़ा। हर जगह पूरे देश में एक साथ एक तरह का प्रभाव इसका नहीं था। हरियाली कार्यक्रम देखिए, इसको हरियाली कार्यक्रम को आप हरित क्रांति से मत जोड़ दीजिएगा। हरियाली कार्यक्रम अलग है, इसलिए इसको यहाँ रखा गया है। ये जल संचयन एवं प्रबंधन से इसका जो है संबंध है, और ये 2003 में यह योजना हरियाली कार्यक्रम की आई थी। नेक्स्ट पॉपुलेशन से प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? सबसे कम जो है नगरीय जनसंख्या,
तो क्या बिहार, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश? नगरीय जनसंख्या की बात करें, ऑप्शन नंबर डी सही है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। 2011 की जनगणना की बात करें तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देख लीजिए। सबसे कम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में मात्र 10% नगर, शेष 90% गाँव। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या गोवा में 62.5%, देन मिजोरम, तमिलनाडु एंड केरल। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें कि तो दिल्ली में नगरीय जनसंख्या 46.7%। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 31.01% और कुल ग्रामीण जनसंख्या की 68.9%। भारत का प्रथम नगर निगम की बात करें तो ये मद्रास को बनाया गया था 1688 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको याद रखें। 14वां प्रश्न है, आधी यात्रा इस क्लास की पूरी हो गई है। देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेटेड? तो बिहार, उड़ीसा, केरल और पश्चिम बंगाल में। तो यह उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी सही है, स्किल इंडिया का पहला सेंटर स्थापित किया गया था उड़ीसा के संबलपुर में। कौशल भारत केंद्र इसको कहते हैं SIC, स्किल इंडिया सेंटर। धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं, इनके द्वारा यह उद्घाटन हुआ। 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन हेतु 4 ऐप लॉन्च किए गए हैं। ये करंट का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। करंट के भी 1-2 प्रश्न इन क्लासेस में होंगे जिससे आपका इम्पोर्टेंट ये करंट भी तैयार होता चले। तो 3 आपराधिक कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन हेतु याद रखिएगा 4 ऐप लॉन्च किए गए हैं और ये गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। इसमें प्रश्न आ जाएगा कि इसमें से कौन नहीं लॉन्च किया गया, तो आप पढ़े रहेंगे। ई साक्ष्य, ई समन 2 ई हैं और न्याय 2 तरह के न्याय वाले हैं, न्याय सेतु और न्याय श्रुति, इन दोनों को याद रखिए। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और ये कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, यानी 2014 में, उसी समय ये शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 को। कुछ और महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि परीक्षा में आती हैं, देख लीजिए कि स्वच्छ भारत मिशन, ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर उसी साल, यानी जब मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में लॉन्च हुई। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में ही 11 अक्टूबर को लॉन्च हुई। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण की योजना है, इसको याद रखिएगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के दिन 2014 में ही लॉन्च हुई, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर भी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 9 मई 2015 को। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को। स्टार्टअप इंडिया, ये 16 जनवरी 2016 में लॉन्च हुई। ये महत्वपूर्ण वो योजनाएं हैं मोदी गवर्नमेंट की जो ही बड़े ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। इनसे बड़ी उम्मीद रख के योजनाएं बनाई गई हैं और सफल भी एक हद तक रही हैं और अभी क्रियान्वित की जा रही हैं। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन, ये प्रश्न बहुत आया है। तो हु वाज एसोसिएटेड विद द चिपको मूवमेंट? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा है। प्रश्न सरल है लेकिन याद रखिए गलत न हो, कभी कभी गलत प्रश्न सही, सरल प्रश्न भी गलत कर देते हैं सभी लेकिन इम्पोर्टेंट व्याख्याएं हैं, ये सरल नहीं हो सकती कभी भी, ये हमेशा व्याख्याएं महत्वपूर्ण होती हैं इसलिए सीरियसली देखिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये बाबा आमटे और मेधा पाटेकर इससे जुड़े हुए थे। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा को, याद रखिए ये उपनाम। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। वृक्ष मानव ये रिचर्ड सेंट बारबर बेकर हैं। भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं डॉक्टर रामदेव मिश्रा और प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सलीम अली। तो डॉक्टर सलीम अली कौन है, ये प्रश्न आता है तो आप बताएंगे पक्षी वैज्ञानिक हैं, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवस पर भी प्रश्न है। व्हेन इज वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व साक्षरता दिवस
सितंबर की 8 तारीख को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर के कुछ और दिवस देखिए, और मैं प्रयास करूंगा कि हर दिन हर वीडियो में एक एक दिवस बताऊं, एक एक महीने के, तो सारे आपके दिवस कवर हो जाएंगे। ये सितंबर का देख लीजिए कि 2 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है, और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, इसको आप जानते ही हैं पहले से। प्रश्न ये भी आता है किसके जन्मदिन पर, तो आप बताएंगे हमारे जो सेकंड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे। 14 सितंबर हिंदी दिवस, विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस। 15 सितंबर अभियंता दिवस। 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, इम्पॉर्टेंट है। 20 सितंबर आरपीएफ का स्थापना दिवस। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस, और 22 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस। 22 से 27 सितंबर तक ये विश्व पर्यटन मनाया जाता है, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, संविधान में संशोधन का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो यह लिया गया संविधान में संशोधन का विचार, ये किस देश से लिया गया? तो याद रखिए कि संविधान में संशोधन का विचार है जो है साउथ अफ्रीका से के संविधान से लिया गया। कुछ और देखिए, ये जो विचार लिए गए हैं कि संविधान से लिए गए हैं भारत के संविधान के लिए, संविधान का संशोधन भाग 20 के अनुच्छेद 368 में जो है वर्णित है। इंग्लैंड से क्या लिया गया? संसदीय विशेषाधिकार, कैबिनेट प्रणाली और एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये इंग्लैंड से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और प्रस्तावना। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तो आप भली भांति जानते हैं, बहुत प्रश्न आता है, और राष्ट्रपति का चुनाव भी। कनाडा संघीय प्रावधान। जर्मनी से आपातकाल, इसको जर्मनी का बीमर संविधान कहते हैं, और रूस से क्या है? मूल कर्तव्य लिए गए, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 19वां प्रश्न, कौन गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित को बताना है, तो देखेंगे सितारा देवी कथकली नृत्य, नो ये गलत है, पहला ही गलत है। सितारा देवी कथक की हैं, कथक की नृत्यांगना है। बिरजू महाराज कथक है, ये भी सही है, तो प्रसिद्ध है। मधुमिता राउत ओडिसी सही है। प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम। सो सितारा देवी जो हैं वो कथक की हैं, कथकली की नहीं। अन्य कथक के कलाकार पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, बहुत ही बड़े नाम हैं, इनको याद रखें। शोभना नारायण, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, ये भी बड़ा नाम। अक्षर महाराज, ये सब बहुत बड़े नाम हैं, ये कभी गलत नहीं होने चाहिए आपकी परीक्षा में। कथकली के कलाकारों की बात करें तो उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, कृष्णा कुट्टी, ये बड़े नाम हैं कथकली की दृश्य। मृणाला साराभाई, बहुत बड़े नृत्यांगना, और आनंद शिवरामन, ये सब बड़े नाम हैं और सब परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए याद रखें। 20वां प्रश्न है, विजी जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो विजी जोग जो है वायलिन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी है, और ये भी वायलिन के क्षेत्र में बहुत बड़े लीडर हैं। अन्य वायलिन वादक की बात करें तो एन सुब्रमण्यम, टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन राजन और संगीता राजन, ये है। अल्बर्ट आइंस्टीन भी वायलिन बजाते थे, ये प्रश्न आया हुआ है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वायलिन था। संतूर, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के पर्याय हैं, याद रखिए, बहुत प्रश्न आता है। पद्म विभूषण 2001 में इनको मिल चुका है। भजन सोपोरी, बहुत बड़े नाम, तरुण भट्टाचार्य और अभय रुस्तम सोपोरी, ये सब इम्पोर्टेंट हैं, इनको एक बार, दो बार, तीन बार जरूर पढ़ लीजिए, सब प्रश्न आए हुए हैं और आते हैं प्रायः परीक्षा में। 21वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बड़े नाम थे और बहुत ही विद्वान व्यक्ति और भारत के संविधान को शेप देने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के
अध्यक्ष। सरदार पटेल जो है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी फंडामेंटल राइट्स की बात करने वाले जो है कमेटी के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, और पट्टाभी सीतारमैया हाउस कमेटी, और एम सत्यनारायण जो थे वो भाषा समिति लैंग्वेज कमेटी से संबद्ध थे। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है। अब 4-5 मिनट की और क्लास है। शब्द गैम्बिट ये किस खेल से के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये इसी खेल के प्रयुक्त होता है। किसके लिए? चेस के लिए, शतरंज के लिए। सी सही उत्तर है। ये देखिए, यहाँ आपको याद नहीं करना है, लेकिन अब धीरे धीरे 3-4 बार इसको पढ़ लीजिएगा। ये एक कोई भी इसमें से पूछ लेता है बिशप किससे संबंधित है? फिडे, गैम्बिट, मूव, चेकमेट, ये चेस से हैं। बास्केटबॉल की बात करें तो रिंग गार्ड, डेड बॉल, फ्री थ्रो लाइन, अंडर हेड है। वॉलीबॉल की बात करें तो नेट फॉल्ट, वाली पास, हुक और स्विच है। बिलियर्ड्स क्यू, ब्रेक पॉट, हैजर्ड और कैनन। ब्रिज की बात करें डमी, ट्रम्प, मास्टर पॉइंट। पोलो बंकर, चकर, मैलेट, डिक्टूर, चुक्का, एंगल शॉट। गोल्फ कोर्स, बंकर, बोगी, सैंड ट्रैप और टी शॉट। टेबल टेनिस की बात करें तो बैक स्पिन, साइड स्पिन, पुश, स्ट्रोक और रैली। बैडमिंटन की यदि बात करेंगे तो ये सारे हैं शटलकॉक, लव, सर्विस, ब्रेक, नेट फॉल्ट और मैच पॉइंट है। इनको 1-2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको परीक्षा में याद आ जाएगा। 23वां प्रश्न है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी लोकेटेड। ये कहाँ लोकेटेड है? ये गोवा की राजधानी पणजी में लोकेटेड है। समुद्र वहाँ है भी। और ये CSIR जो है उसका एक घटक है, उसके घटक के रूप में यह संस्थान है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये भावनगर गुजरात में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर में। पशु पक्षी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में। भारतीय वन पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून। कपड़ा संस्थान अहमदाबाद। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो मैसूर में है, कर्नाटक में। इस तरह इतने महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में आप जरूर याद रखेंगे। 24वां प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न और है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती? याद रखिएगा, ये गुजरती नहीं है जो उसकी बात करेंगे तो असम। यदि असम आए और कर्क रेखा की बात आए तो आप तुरंत सजग हो जाइए, क्योंकि कर्क रेखा जो है असम से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। थोड़ा सा इसको यदि हम बढ़ा पाएंगे तो आप देखेंगे ये है, ये असम है, ये चीज़ ये है। और कर्क रेखा कहाँ से गई है? ये तो असम ऊंचा है, ऊपर है, इसलिए आप को लगा इस चित्र से पता चल गया होगा आसाम ही है जहाँ से कर्क रेखा नहीं जा रही है। इन ऑप्शंस में से कर्क रेखा जो है 23.5 उत्तरीय अक्षांश से होकर गुजरती है और देश के 8 राज्यों से होकर जाती है भारत के। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 2-3 बार इसको जरूर पढ़ लीजिए। 25वां और अंतिम प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ शासित राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? द लिटरेसी रेट ऑफ विच यूनियन टेरिटरी इज हाईएस्ट एज पर 2011 सेंसस। तो सबसे अधिक साक्षरता दर जो है यदि केंद्र शासित प्रदेश की माने तो लक्षद्वीप की है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर 92.28% है। भारत की कुल साक्षरता दर 74% है। 1947 में 18% थी, जिसके आधार पर आपको देखेंगे तो 4 गुना की वृद्धि दिखाई देगी। पुरुष 82.14 और महिला 65.46% है और दोनों में अंतर साक्षरता दरों में 16.68 का बड़ा अंतर है। तो इसलिए अभी भी महिलाओं पर काम करने की साक्षरता दर के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है। राज्यों में सर्वाधिक जो है केरल की है 93.91, दूसरा स्थान मिजोरम का है 91.58, सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी यूनियन टेरिटरी जो है लक्षद्वीप की है
लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप सबसे अधिक साक्षरता दर और सबसे कम जनसंख्या। इसका अर्थ ये है, एक बार फिर से साबित होता हुआ कि जहाँ पर साक्षरता दर अधिक है वहाँ पर जनसंख्या कम है। सबसे कम जनघनत्व वाला जो है यूनियन टेरिटरी अंडमान और निकोबार है, मात्र 46 पर वर्ग किलोमीटर है। तो साथियों, आपने देखा कि ये महत्वपूर्ण एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास आपको मिली और मुझे उम्मीद है कि ये वैसे तो 25 क्वेश्चंस आपने देखे, लेकिन ये आप देखेंगे और काउंट करेंगे तो 150 यानी 150 प्लस क्वेश्चंस के आंसर इसमें आपको मिलेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो ये मेहनत हो रही है हमारे द्वारा समाधान द सॉल्यूशन के द्वारा, इसका आप ज़रूर लाभ उठाएं और लगातार वीडियोज़ को एक बार, दो बार, तीन देखते जाएं। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपका पूरा कोर्स इन वीडियोज़ के माध्यम से कवर हो जाए और आप एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में उभरें और जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में हम सहयोग दे रहे हैं और सहयोग पूरा हमारा सफल हो। एक बार फिर से अपील कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब समाधान द सॉल्यूशन को करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।